Hello students, today we will discuss the last colligative property, osmotic pressure. Solutions chapter पढ़ रहे थे, colligative properties of dilute solutions पढ़ रहे थे और हम colligative properties की बात कर रहे थे जिसमें osmotic pressure last colligative property थी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे और ऑस्मोसिस को भी हम डिफ्यूजन के साथ कंपेयर करके समझेंगे। डिफ्यूजन कहाँ पढ़ा है हमने ये डिफ्यूजन का फिनोमेना? तो क्लास 11th में जब हमें गैसेस स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाया गया था तो हमें वहाँ पे डिफ्यूजन भी समझाया गया था। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात हुई थी, राइट? तो वहाँ से ही हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि डिफ्यूजन मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलता है। डिफ्यूजन मोस्टली हमें गैसेस में देखने को मिलता है, जो कॉमन है गैसेस में। और इसी तरह से जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस बेसिकली कहाँ पे मिलेगा? लिक्विड्स में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? ऑस्मोसिस जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। अगर आपको एग्जाम्पल याद हो, मोस्टली साइंस की जूनियर बुक्स में एक एग्जाम्पल दिया रहता है रेजिन का, राइट? कि पानी में अगर हम रेजिन को डाल दें तो वो कुछ टाइम बाद स्वेल कर जाती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और स्वेल कर जाती है। और हमें जो बताया जाता है उसका एक्सप्लेनेशन वो यही कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर से अंदर की तरफ, यानी जब हमने रेजिन को, किशमिश को पानी के अंदर डिप करके रखा तो वो जो उसके सराउंडिंग्स में वाटर मॉलिक्यूल हैं वो वहाँ से रेजिन के अंदर सारे के सारे मूव कर जाएंगे या ट्रांसफ़र कर जाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो रेजिन है वो स्वेल कर जाएगी। और वही ऑस्मोसिस का फिनोमिना है जिसको हम ये कहते थे कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। अब हम उसी ऑस्मोसिस के प्रोसेस को डिफ्यूजन के साथ कंपेयर करते हैं। दोनों चीज़ें हमारी पढ़ी हुई हैं। जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन कहलाता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी डिफ्यूजन के प्रोसेस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूजन का फिनोमेना हमें ऐसे भी समझाया जाता है कि अगर फूड कुक हो रहा है तो उसका अरोमा कुछ टाइम बाद पूरे किचन में और पूरे घर में फैलने लगता है। किस वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। या फिर अगर हमारे पास परफ्यूम है और उसको हम रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे कर रहे हैं तो उसकी फ्रेगनेंस थोड़े टाइम बाद पूरे रूम में आने लगेगी। कैसे? जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एयर के साथ मूव कर रहे हैं और पूरे कमरे में स्प्रेड हो रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ क्या है? मॉलिक्यूल्स है। और कहाँ से कहाँ? जिस कॉर्नर में हमने परफ्यूम को स्प्रे किया है, रूम स्प्रे को स्प्रे किया है, वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस में भी यही हो रहा है, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का है। हमेशा सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे। और यहीं से ही डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में पहला डिफरेंस आ गया कि इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। और कहाँ से कहाँ? हम कहते हैं आइदर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर, या फिर इसको डेफिनेशन में इस तरह से भी लिखा होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब जहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ। तो osmosis is basically a movement of water molecules from dilute solution to concentrated solution। और इसमें एक चीज़ और आ जाती है, through a semi permeable membrane। तो डिफ्यूजन में जब हम बात करते हैं तो कोई भी SPM क्या है यहाँ पे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको कभी कभी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो डिफ्यूजन में ऐसी किसी भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस के प्रोसेस में हमेशा हमेशा हमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर SPM चाहिए ही चाहिए। डिफ्यूजन की प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। लेकिन ऑस्मोसिस में हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम रोक भी सकते हैं और साथ ही साथ हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जो रिवर्स ऑस्मोसिस या RO का प्रोसेस कहलाता है।
फिर अभी हमने बोला था कि डिफ्यूजन जो है दैट इज कॉमन इन गैसेस, लेकिन ऑस्मोसिस जो है इट इज़ अ कॉमन फिनोमिना ऑफ लिक्विड्स। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। क्यों आपको कंपेयर करके बताया? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है अ डिफरेंस बिटवीन 1 और 2 डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ऑल्सो। तो ऑस्मोसिस को हमने डिफ्यूजन के साथ कंपेयर करके समझ लिया कि कहाँ कहाँ पे हमारा ये ऑस्मोसिस का फिनोमिना डिफ्यूजन के फिनोमिना से डिफर कर रहा है। अब इसी ऑस्मोसिस को हम थोड़ा सा डायग्राम बना के भी समझ लेते हैं कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को डायग्रामेटिकली समझने के लिए हमने यहाँ पे बीकर ड्रॉ कर लिया एक, कि हम एक बीकर ले लेते हैं। ये बीकर हमने ड्रॉ कर लिया, राइट। और इस बीकर में हम क्या करते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या बेसिकली? तो हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को बोलते हैं SPM और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास करेगी, ठीक है ना। और कौन से मॉलिक्यूल्स को पास करती है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स को। हमारे पास अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सोल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, राइट। तो सॉल्यूट के कंपैरेटिवली जो सॉल्वेंट होते हैं इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, दे आर ऑफ स्मॉल साइज। तो जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स को या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अपने थ्रू पास होने देती है। तो जब हम SPM की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ अ मेम्ब्रेन, इट इज़ अ मेम्ब्रेन which allows the passage to solvent molecules only। ठीक है। और SPM हम किसकी किसकी बना सकते हैं या क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो जितनी भी एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी की सारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आती हैं। इसके अलावा पार्चमेंट कहलाती है। इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो पार्चमेंट जो है वो बेसिकली होता है एनिमल स्किन, ठीक है, एनिमल स्किन। ये पार्चमेंट जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिफिशियल में तो पार्चमेंट पेपर आता है और उसके अलावा सेलोफेन, जो सेलोफेन शीट आप यूज़ करते हैं, दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, एनिमल एंड वेजिटेबल सेल भी। इवन हमारी स्किन भी जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही हमारे स्किन के थ्रू पेनिट्रेट होने देगी। डस्ट पार्टिकल्स या बड़े साइज के पार्टिकल्स स्किन के थ्रू नहीं जा सकते, राइट। तो हमने कहा कि हमने एक बीकर ले लिया और इस बीकर के अंदर हमने क्या किया है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी और इस साइड में हमने इसके ले लिया है सोल्यूशन। एक सोल्यूशन भरा हुआ है। सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। और इस साइड में हमने ले लिए हैं सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट हमने ले लिया, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट लेबल कर देते हैं, प्योर सॉल्वेंट। तो अब ऑस्मोसिस का फिनोमिना हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑस्मोसिस का फिनोमिना है, इट इज़ अ बेसिकली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन या फिर फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन, यानी जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर का कंसनट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है? सॉल्वेंट साइड में ज़्यादा है। और सोल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी प्रेजेंट है ना। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का घट गया यहाँ पे। तो हम इसको ये भी बोलते हैं इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल का जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या फिर फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन,
वाटर मॉलिक्यूल्स ही हमेशा मूव करेंगे ऑस्मोसिस में, बस ये याद रखना है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगर हमें दिखाना है तो किधर से किधर होगा हमारा, प्योर सॉल्वेंट से ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे मूव करके जा रहे हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कहाँ से कहाँ, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। और यही अगर हमने डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के रेफरेंस में पढ़े तो हम फिर बात करें कि हम ये बीकर ले लेते हैं और इसमें ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल के पैसेज को ही अलाउ करेगी, ठीक है। तो ये बीकर हो गया फिर से हमारा, और उसमें एक एसपीएम लगी हुई है। और इस बार हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है। अब डाइल्यूट सोल्यूशन से क्या बात समझ में आती है कि इसमें क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम होंगे। और इधर जो हमने सोल्यूशन लिया है वो है कॉन्सेंट्रेटेड। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किधर से किधर होना चाहिए, यहाँ पानी ज़्यादा है, मोर वाटर दिस साइड, और यहाँ जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, लेस वाटर। और ज़्यादा, जहाँ वाटर ज़्यादा होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, उधर से उधर होगा जिधर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो अब इस डायरेक्शन में हम दिखाएंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो बेसिकली ऑस्मोसिस हमें समझ में आया कि ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वी कैन से डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, या फिर जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर से उधर जाएंगे जिधर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। लेकिन दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन ये कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एसपीएम के ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। दूसरा, जब भी मूवमेंट होगा तो हमेशा वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ही होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा ऑस्मोसिस में। तो आई होप आपको दो टर्म क्लियर हो गए होंगे कि ऑस्मोसिस क्या है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता ही क्यों है, यानी जो स्पॉन्टेनियस फ्लो है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का वो क्यों हो रहा है, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करना थी, वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो एनसीईआरटी में दो डायग्राम्स बनाए हुए हैं जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। ये पहला डायग्राम है जो बना रखा है, जिसको उन्होंने लेबल किया है लेवल ऑफ सोल्यूशन राइजेज इन द थिस्टल फनल ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट। तो ज़रा हम इसको समझ लें कि किस तरह से ये लेवल जो है सोल्यूशन का राइज कर रहा है थिस्टल फनल में, ठीक है। तो इस सेटअप को ज़रा आप समझिएगा कि इस सेटअप में क्या है। इस सेटअप में एक बीकर ले रखा है उन्होंने, ठीक है, और बीकर के अंदर उन्होंने प्योर सॉल्वेंट फिल कर रखा है, उन्होंने उसको लेबल भी कर रखा है कि प्योर सॉल्वेंट है। और उस बीकर के अंदर उन्होंने एक थिस्टल फनल को इन्वर्ट करके, यानी उल्टा करके डाल रखा है। थिस्टल फनल क्या होती है, ये केमिस्ट्री लैब में यूज़ होने वाला एक ऐसा एपरेटस है जिसकी एक लॉन्ग ग्लास की ट्यूब होती है और एक फनल लाइक सेक्शन होता है टॉप पे, ठीक है। क्या या क्यों ये फनल यूज़ करी जाती है, तो अगर हमें कुछ स्मॉल वॉल्यूम्स ऐड करने हैं और लिक्विड्स को एक एग्जैक्ट पोजीशन पे ले जाके सेट करना है तो ये थिस्टल फनल यूज़ होती है। तो थिस्टल फनल इन्वर्ट करके डाली हुई है और थिस्टल फनल के अंदर उन्होंने सोल्यूशन भर रखा है। अब इतना पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो आपको सोल्यूशन और सॉल्वेंट में डिफरेंस तो पता ही है कि सॉल्वेंट मतलब हम प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं और सोल्यूशन का मतलब हमने उसके अंदर कोई एक नॉन आयोनाइजेबल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड कर दिया है तो सॉल्वेंट बनाया है। अब इस सेटअप को हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे। व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, ऑस्मोसिस का प्रोसेस शुरू होगा, यानी स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट होगा। और उससे होगा क्या, क्यों होगा, अभी इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। अब उससे होगा क्या, इस थिस्टल फनल के अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। इस वाटर की वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक देगा या स्टॉप कर देगा। यानी एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी जहाँ पे बीकर के अंदर सोल्यूशन और थिस्टल फनल के अंदर जो सॉल्वेंट है और उस पर जो प्रेशर लग रहे हैं वो प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थिस्टल फनल के अंदर या फिर ये कहें सोल्यूशन पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसी को ही हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए थिस्टल फनल में
जो बीकर के अंदर जो थिस्टल फनल है उसको देखिए लेबल कर रखा है, एक H उन्होंने दिखाया है, H आ रहा है। तो वो H क्या है, वो बेसिकली ये है कि इंक्रीज इन द हाइट ऑफ सोल्यूशन हो रहा है। इनिशियल लेवल ले रखा था और उसके बाद सोल्यूशन का लेवल बढ़ गया, उसको वो H बोल रहे हैं। और जो पाई इज इक्वल टू H रो G लिखा हुआ है, उसमें पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, दैट विल बी इक्वल टू H, यानी कि जो इंक्रीज हुआ है इन द हाइट ऑफ द सोल्यूशन, रो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे, और G जो है वो है ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स जो सोल्यूशन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आया पाई, दैट विल बी इक्वल टू H रो G। इस डायग्राम से हमें इतनी ही बात समझ में आ रही है कि दो डिफरेंट लिक्विड्स यानी एक सोल्यूशन एक सॉल्वेंट, जब हम इस तरह से सेटअप रेडी करके रखते हैं तो जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, थिस्टल फनल के अंदर जो है वो लेवल सोल्यूशन का बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां फर्दर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थिस्टल फनल के अंदर मूव करना बंद कर देंगे। अच्छा, मूव कर कैसे रहें, तो थिस्टल फनल के देखिएगा वहाँ नीचे जो उसका जो फनल का बिल्कुल जो शेप बना रखा है उसके साथ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी लगा रखी है। तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। तो जो प्रेशर वहाँ पे डेवलप हुआ और जिसने ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दिया, उसी को ही हम बोलते हैं, उसी प्रेशर को ही हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्यों होता है। छोटी क्लासेस से हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ते चले आए हैं, लेकिन रीज़न क्या है, ठीक है, कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। तो एनसीईआरटी में ये कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इसका। तो हम इसी को ही समझते हैं कि वो कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को इस डायग्राम के थ्रू या इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें किया क्या है, दो बीकर ले रखे हैं। इस बीकर में यानी जो राइट हैंड साइड बीकर है उसमें सोल्यूशन फिल किया हुआ है, यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों आ जाएंगे। और जो लेफ्ट हैंड साइड में बीकर है उसमें प्योर सॉल्वेंट ले रखा है, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे फिल कर रखा है हमने। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट ऐड किया है, कंडीशन वही है कि वो सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल होना चाहिए और नॉन आयोनाइजेबल होना चाहिए। इस डाउट को भी अभी हम आगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि बार बार नॉन वोलेटाइल और नॉन आयोनाइजेबल सॉल्यूट की ही क्यों बात होती है। तो दो बीकर आ गए और दोनों बीकर को सेपरेट कर रखा है यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। यानी बीच में यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में SPM कहते हैं, वो लगा दिया। दोनों बीकर को सील कर रखा है, ये दोनों बीकर्स यहाँ पे सील हैं और दोनों में लिक्विड का लेवल भी सेम है। डायग्राम में नहीं आया हो तो वो अलग बात है, लेकिन दोनों में लिक्विड का लेवल भी सेम रहता है। अब हम क्या बात करेंगे, हम दोनों बीकर्स के प्रेशर की बात करेंगे। अब देखिए कौन कौन से प्रेशर यहाँ पे लग रहे हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, वो बुक में भी लेबल किया हुआ है PATM। PATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। अब साथ साथ यहाँ पे एक और प्रेशर भी लगेगा, क्यों, क्योंकि हमने लिक्विड्स ले रखे हैं, लिक्विड्स ले रखे हैं तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी होगा। तो दोनों में अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ दोनों में वेपर प्रेशर भी लग रहा है, ठीक है। और दोनों का वेपर प्रेशर लेकिन जो होगा वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा, एक में सॉल्वेंट है एक में सोल्यूशन है। जब हम सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर सोल्यूशन से ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन में बनाने के लिए जब हम उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी हमने यही पढ़ा है। तो अब अगर हम दोनों बीकर में प्रेशर की बात करें तो दोनों बीकर में प्रेशर सेम नहीं है ना। तो बीकर में प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, और जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है उसी की वजह से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको पुश मिलता है और वो क्या होंगे, किधर मूव कर जाएंगे, टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। एंड दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ एक चीज़ बराबर हो रही हो। तो जब तक दोनों तरफ प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा तब तक वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में होता रहेगा। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जो दोनों बीकर्स हमने ले रखे हैं, इनके प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब अगर हमें ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना है, हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करने जा रहे हैं, अब अगर हमें ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना है तो हम क्या करें इसके लिए, ठीक है। तो सिंपल सा है,
कि दोनों तरफ हम क्या करें, प्रेशर बराबर कर दें, क्योंकि ऑस्मोसिस तभी रुकेगा जब दोनों तरफ प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा या फिर प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो प्रेशर बराबर करने के लिए हम जितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है उतना प्रेशर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के प्रेशर में डिफरेंस है, ठीक है। तो जितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है उतना प्रेशर अगर हम उस साइड में लगा दें जिधर प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम किधर होगा, सॉल्यूशन के साइड में होगा, क्योंकि यहाँ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो ओवरऑल प्रेशर इधर ही कम है। तो हम उतना ही प्रेशर अगर इधर लगा दें, यानी सॉल्यूशन साइड में लगा दें, तो क्या होगा, दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाएगा, और प्रेशर बराबर हो जाएगा तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। और ये जो हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जस्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और जस्ट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दिस इज ओनली कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये किधर अप्लाई किया जाएगा, उधर अप्लाई किया जाएगा जिधर प्रेशर कम होगा, और प्रेशर उधर ही कम होता है जिधर हमारा सोल्यूशन होगा। तो इसको हम सोल्यूशन साइड में अप्लाई करेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम प्रीवियस डायग्राम में बात कर चुके हैं, पाई, ये पाई का सिंबल है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ओपी। तो वैसे जब अपने आप नॉर्मली ये इक्वलाइज हो जाएगा तो रुक जाएगा, लेकिन अगर हमें किसी इंस्टेंट किसी पॉइंट पे चाहिए कि हम इस पॉइंट पे ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दें, तो सिंपली हमें इतना करना है कि दोनों तरफ हमें प्रेशर इक्वलाइज करना है, और प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। और प्रेशर अप्लाई करने के लिए आपको पता है हम क्या डिवाइस यूज़ करते हैं, हम पिस्टन यूज़ करते हैं। तो पिस्टन से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक देंगे। तो बिल्कुल छोटी क्लासेस वाला जो एग्जाम्पल हमने अभी क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर हम एक रेजिन को वाटर के अंदर रखते हैं तो वो स्वेल हो जाती है। तो वो स्वेल क्यों हो रही है कि हमने रेजिन को वाटर के अंदर डाला है, तो जो सराउंडिंग्स में वाटर मॉलिक्यूल हैं वो रेजिन की स्किन जो होगी, जिसे हम बोलेंगे वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर इंटर करेंगे, ठीक है। अंदर की तरफ हम बात कर रहे हैं तो जो प्रेशर है वो कम आ रहा है क्योंकि वहाँ सोल्यूशन है, शुगर और वाटर का सोल्यूशन होता है रेजिन के अंदर, और बाहर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, यानी उसी सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट है उसका प्योर मॉलिक्यूल अवेलेबल है, ठीक। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों तरफ प्रेशर इक्वलाइज होगा, प्रेशर इक्वलाइज होता है तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है। तो उस एक्सपेरिमेंट में भी क्या हो रहा था कि किशमिश स्वेल होने के बाद उसमें फिर फर्दर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहे थे, एक बार वो स्वेल कर जाती है उसके बाद वो प्रोसेस अपने आप चेक हो जाता है, अपने आप रुक जाता है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो क्यों रहा है। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ बोथ द, यहाँ पे जो हमने बीकर्स लगा रखे हैं, इन बीकर्स में, या फिर ये कहें सोल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑस्मोसिस का फिनोमिना होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओपी शॉर्ट में लिख रहे हैं, इनिशियल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कहा कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज अप्लाइड ऑन सोल्यूशन साइड, सोल्यूशन साइड में ही करेंगे क्योंकि उधर हमारा प्रेशर कम है, दैट इज अप्लाइड on solution side to stop the process of osmosis, to stop the process of osmosis, जिसको हम और इलेबोरेट करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ water molecules, flow of water molecules, या फिर solvent भी बोल सकते हैं हम इसको, flow of water molecules is known as osmotic pressure। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपसे पूछ ली जाती है कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो हमने सोल्यूशन साइड में एक्सटर्नल प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पिस्टन यूज़ करते हैं प्रेशर लगाने के लिए, तो विद द हेल्प ऑफ पिस्टन हमने जो प्रेशर अप्लाई किया है
उसी को ही हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आई होप यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्यों होता है। तो वो डेंसिटी का डिफरेंस होता है, दोनों तरफ प्रेशर कम लग रहा है, प्रेशर इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, इसीलिए मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जब आएगा इक्विलिब्रियम में तब वो, जैसे रेजिन वाला एग्जाम्पल है कि स्वेल होने के बाद फिर वो स्टॉप हो जाता है प्रोसेस, फर्दर उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। लेकिन अगर हमें उससे पहले किसी स्टेज पे ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना है तो हम पिस्टन की हेल्प से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन भी हमें क्लियर हो गई और एनसीईआरटी के दोनों डायग्राम्स को हमने समझ भी लिया कि वो डायग्राम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं। तो हमने ऑस्मोसिस को समझ लिया कि स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन हो रहा है। हमने ये समझ लिया कि अगर हमें ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना है तो हमें क्या करना है, हमें सोल्यूशन साइड में एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है, ताकि ये दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाए। जब दोनों तरफ प्रेशर इक्विलिब्रियम में होगा तो हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक सकते हैं। अब अगर हम इसमें एक तीसरी चीज़ देखें कि अगर हम ये चाहते हैं कि सॉल्यूशन में से वाटर मॉलिक्यूल निकल के सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगे। अभी तक वाटर मॉलिक्यूल किधर से किधर मूव कर रहे थे ऑस्मोसिस में, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन अगर हम बात करें कि अब वाटर मॉलिक्यूल अगर सॉल्यूशन के थ्रू सॉल्वेंट की तरफ मूव करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी पिस्टन को यूज़ करते हुए सॉल्यूशन साइड पे इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड में जाने लगे। यानी अभी तक तो हमने जो प्रेशर लगाया था वो पाई था। ठीक है, अब हम जो प्रेशर लगा रहे हैं दैट विल बी ग्रेटर देन पाई, वो पाई से ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। ठीक, तो जब हम वो और प्रेशर को बढ़ा देंगे तो अब वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड में जाने लगेंगे। यानी जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो रिवर्स हो गया। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे और प्रोसेस को हमने रिवर्स कर दिया, यानी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। तो दिस इज ओनली कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RO। तो RO में भी जो मूवमेंट है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का ही हो रहा है, लेकिन अब रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, यानी सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ हो रहा है। इस प्रोसेस को या इस प्रिंसिपल को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, घरों में जो RO लगा है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ पानी की स्कार्सिटी है वहाँ पे सी वाटर से सॉल्ट्स को रिमूव करके प्योर वाटर ऑब्टेन करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर में से सॉल्ट्स को रिमूव करने का प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस किया जाता है, सॉल्ट्स को रिमूव करा जाता है सी वाटर से और ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन कर लेते हैं या प्योर वाटर ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी एक SPM की ज़रूरत होती है। वैरायटी ऑफ SPM यूज़ होती है यहाँ पे, पॉलीमर मेम्ब्रेन्स होती हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल ले लें तो सेलुलोज एस्टेट फिल्म्स होती हैं जो यूज़ होती हैं RO वगैरह में, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सॉल्टी वाटर से या सी वाटर से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्योर वाटर की तरफ। ठीक है, अगर हम देखें तो कर हम क्या रहे हैं, हम वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन हम कहते हैं इस प्रोसेस को क्या है, डीसैलिनेशन, यानी कि सॉल्ट्स को रिमूव करने का प्रोसेस। लेकिन कुछ भी हो तो वो है क्या हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस फिर समझ लीजिए, ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जा रहे थे, और रिवर्स ऑस्मोसिस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स ही मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, लेकिन कहाँ से करेंगे, सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर एग्जाम में 1 मार्क में आपसे डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड हेयर कम्स अ डेफिनेशन ऑफ RO और रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सोल्यूशन साइड। अभी हमने ऊपर यही चीज़ समझी थी, टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, कहाँ से, now from solution side to solvent and again through semi permeable membrane, जिसका एक एग्जाम्पल NCERT में जो दे रखा है उसको आप याद कर लीजिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज एस्टेट शीट्स यूज़ होती हैं, ठीक है। डिसैलिनेशन के प्रोसेस में भी ये शीट्स यूज़ होती हैं, विच आर परमिएबल टू वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो वो क्या करेगी, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ही अलाउ करेगी पास होने के लिए, राइट। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए एक ही कंडीशन है, वो क्या, कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो रहा है तभी क्या होगा, ऑस्मोसिस रिवर्स डायरेक्शन में होगी। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब है कि सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे प्योर सॉल्वेंट की तरफ। तो दिस इज डन। Coming to mathematical part of osmotic pressure, तो it is found that osmotic pressure, जिसको हम पाई से represent करते हैं, it is directly proportional to the concentration of solution, ठीक है। solution की बात कर रहे हैं, अब किस तरह से है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसको भी समझ लीजिए। हमने क्या कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए एक्स्ट्रा या अलग से या एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है उसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, अगर उसका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते चले गए तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ता चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा उतना प्रेशर का डिफरेंस आएगा, है ना। तो प्रेशर का डिफरेंस जितना आता चला जाएगा उतना ज़्यादा फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या रिलेशनशिप निकल के आई कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के, यानी जितना ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा हमें उस पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए। तो एक चीज़ और निकल के आई कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को बोला है कि वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, वो नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो यहाँ अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पे ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड कर रहा है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर, केल्विन में लेंगे हम टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि मोर टेम्परेचर मीन्स मोर काइनेटिक एनर्जी, एंड मोर काइनेटिक एनर्जी मीन्स मोर मोबिलिटी, मीन्स मोर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी है। अब हम अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो कंबाइन करके हमारे पास क्या आ रहा है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, हम सी ले लेते हैं अभी उसके लिए, और टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को हम मोलारिटी के टर्म में यूज़ कर सकते हैं। द रीज़न बीइंग कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस इज डन एट रूम टेम्परेचर एंड मोलारिटी डज नॉट चेंज इफ टेम्परेचर डज नॉट चेंज। ये सारी चीज़ें इनिशियली क्लास में आपको समझाई गई हैं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो मोलारिटी भी चेंज नहीं होगी। तो अभी तक जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे थे वहाँ पे हम मोलालिटी यूज़ कर रहे थे। मोलालिटी इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा था, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर था। तो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऐसा लेना था जो टेम्परेचर से अफेक्ट ना हो रहा हो, जो कि मोलालिटी है। लेकिन यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराएंगे, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, देयरफॉर वी कैन यूज़ मोलारिटी। बेसिकली मोलर में सोल्यूशन बनाना हमारे लिए ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट होता है, इसीलिए अब हम यहाँ पे मोलारिटी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और मोलारिटी है क्या, मोलारिटी को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं n बाई वी। n इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन v लीटर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन जो है वो लीटर में, ठीक है। तो हम c की जगह पे मोलारिटी अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई v और t। अब हमें ये साइन हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाना है। जब हम इसको हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ करेंगे, पाई इज इक्वल टू आ जाएगा, और जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो है r, ठीक है, और n बाई वी टी।
और वी कैन राइट पाई इज इक्वल टू एन बाई वी मोलैरिटी के लिए मल्टीप्लाइड बाई आर टी। ये आ गया आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको एनालॉग कर सकते हैं या आप याद कर सकते हैं, आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी जब हमने गैसेस की बात करी थी, तो आइडियल गैस इक्वेशन। और यहाँ पे जो हम बात करें वो बेसिकली एक सोल्यूशन को आइडियली बिहेव कराने की कोशिश करके और उसके लिए सारे के सारे फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो इसको अगर हम एनालॉग करें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के साथ, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी। ठीक है, तो यहाँ हम गैसेस के प्रेशर की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। यहाँ गैसेस यूज़ हुई थी, यहाँ पे लिक्विड्स यूज़ हो रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है। तो इनिशियली हमने क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ाई था डिफ्यूजन गैसेस के साथ कंपेयर किया था ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ पे R क्या था, गैस कांस्टेंट, और T क्या था, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी, एक कांस्टेंट आएगा जो हम यूज़ करते हैं। और कभी कभी बुक्स में ये वेरिएबल चेंज भी होता है, इंस्टेड ऑफ R, क्योंकि R हम गैस कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम S भी यूज़ कर लेते हैं। तो यह इस तरह से फॉर्मूला लिखा हो और चाहे फॉर्मूला ऐसे लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, हो सकता हो कुछ बुक्स में आपको मिले इस तरह से लिखा हुआ इंटू ST। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। गैसेस के लिए हम इस R को बोल देते हैं मोलर गैस कांस्टेंट। और जब हम लिक्विड्स के लिए यहाँ पे बात करते हैं, सॉल्यूशंस के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आइदर R यूज़ कर रहे हैं या S यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है कि दिस इज कॉल्ड एज मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट ये आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट लिख देते हैं अपॉन वी इनटू दिस। तो फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करें तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा पाई इज इक्वल टू एन की जगह पे हमने लिख लिया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो सॉल्यूट सब्सटेंसेस होंगे उनके मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, इनटू एस टी आर टी, जो भी आप ले रहे हैं, एस ले रहे हैं या आर ले रहे हैं, वो आ जाएगा इनटू वी, एंड वी शुड बी इन लीटर। अगर लीटर में नहीं है तो फिर हम वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया फॉर्मूला पूरा और एक्सपैंड करके, जिसके थ्रू हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये टी जो है वो आपका केल्विन में ही होना चाहिए, केल्विन में ही लेंगे हम। ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है। पाई क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और V जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा, किसका वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम। हम सोल्यूशन के वॉल्यूम की बात करेंगे। अब S की वैल्यू की बात कर लेते हैं कि S की वैल्यू हमारे पास या R की वैल्यूज़ किस किस तरह से प्रोवाइडेड रहेंगी, ये न्यूमेरिकल में दी रहती हैं। समटाइम्स इट इज़ रिटन एज 0.083 लीटर बार और केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ये तब यूज़ करते हैं जब प्रेशर बार में मेंशन किया हुआ हो। ठीक है, और दूसरी वैल्यू एक और होती है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ये तब यूज़ करेंगे जब प्रेशर ATM में हो। और एक तीसरी भी है वैल्यू जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मिलेगी, 8.314। ठीक है, यूजुअली 8.3 लेके ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 8.314 है, और जूल पर केल्विन पर मोल। अब इसमें क्या प्रेशर जूल में होगा, नहीं, प्रेशर जूल में नहीं होगा। ये तब यूज़ करेंगे जब प्रेशर जो है वो हमने लिया हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अलग अलग आपको पता है स्केल्स, SI यूनिट, CGS यूनिट होता है, उसकी वजह से वैल्यूज़ डिफ़र कर जाती हैं। यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं ये सारी की सारी हमारी S या R की वैल्यूज़ हैं जो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ यूज़ करना है। लेकिन हमारे लिए यही चीज़ है कि ये वैल्यूज़ सारी हमें प्रोवाइडेड रहेंगी, तो हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, हमें ध्यान क्या रखना है, हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें यही फॉर्मूला हेल्प करेगा। एडवांटेजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करने से पहले हम अब एक डाउट क्लियर कर लें जो हमने अभी बात करी थी, कि जब भी हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है तो बार बार 3 चीज़ें बोली जा रही हैं। क्या कि जो सॉल्यूशंस होने चाहिए वो डाइल्यूट होने चाहिए, यानी उसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़ ये कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब वो वेपर फॉर्म में ना आए।
और तीसरी चीज़ ये बोली जा रही है कि वो सॉल्यूट जो है वो नॉन आयोनाइजेबल होना चाहिए, यानी एक तरह का नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, हम बार बार क्यों ये बात कर रहे हैं? तो आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में आइडियल सॉल्यूशंस की बात बताई गई थी और आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई थी कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन को, वैसे तो कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करता है, लेकिन अगर सॉल्यूशंस डाइल्यूट हो तो काफ़ी हद तक उनका बिहेवियर क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन की तरह आ जाता है। तो अगर हमें रिजल्ट्स एक्यूरेट चाहिए, सही रिजल्ट्स चाहिए, हम चाहते हैं कि डिविएशंस ना हो, रिजल्ट्स हमको ठीक मिले, एक्यूरेट मिले, तो हम क्या करते हैं, जो भी सोल्यूशन हम बनाएंगे यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन के लिए, उसको हम काफ़ी हद तक आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव कराने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए सोल्यूशन डाइल्यूट रखा जाता है, नॉन वोलेटाइल लिया जाता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल लेने से क्या होगा, वो वेपर फॉर्म में नहीं आएगा, और जब हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह के कोई हमें एबनॉर्मल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक, डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, वॉल्यूम चेंज, ऐसी सारी चीज़ें नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन आयोनाइजेबल भी है। नॉन आयोनाइजेबल का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज नहीं हो रहे हैं, यानी वो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ एसोसिएट भी नहीं हो रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई थी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्यूट के ही पार्टिकल्स एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन की तरह होगा। अब अगर सपोज हमने सॉल्यूट का कोई पार्टिकल ले लिया, सपोज हमने सॉल्यूट NaCl ले लिया, ठीक है ना, या KCl ले लिया, या कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लिया जो आयनिक इन नेचर है, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, वो क्या होगा, वो डिसोसिएट कर जाएगा। जैसे ही हम उसको पानी में डालेंगे, सॉल्यूट को पानी में डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी होती है डिसोसिएट करने की। ठीक है, उसके रीजंस में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये होता यही है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, वो आयंस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को खत्म कर देता है और आयन सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर हमने KCl ले रखा है तो KCl क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा K+ में और Cl- में। ठीक है, तो सॉल्यूट ऐसे होने चाहिए जो नॉन आयोनाइजेबल हो, यानी कि वो डिसोसिएट ना हो और साथ ही साथ वो एसोसिएट भी ना हो। अब एसोसिएशन का एग्जांपल हम कैसे समझ सकते हैं, सपोज अगर हमने एसिटिक एसिड और वाटर का सोल्यूशन बनाया है, तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। अगर हम 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ले लें और अगर हमें एसोसिएशन दिखाना हो तो किस तरह से वो एसोसिएशन आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी इसमें। जो OH बॉन्ड है वो पोलर इन नेचर है, पोलर इन नेचर है तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, कुछ ये होगा कहानी। ये ऑक्सीजन आ रहा है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, और ये जो OH लगा हुआ है, OH में ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यही दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, दोनों को हम कंबाइन या एसोसिएट करा रहे हैं, तो दूसरा हम बना लेते हैं मॉलिक्यूल, उसको हमने कुछ इस तरह से रख लिया। फंक्शनल ग्रुप जो COH है उसको अब हम कुछ इस तरह से लगा रहे हैं, ये O और ये H, और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गई इधर। ठीक है, तो ये पार्शियल नेगेटिव वाला ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, और इधर क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, तो एक तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एसोसिएशन होने से क्या होता है, एसोसिएशन होने से ये होता है कि जो हम सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो वैल्यूज़ हमें करेक्ट नहीं मिलेंगी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व होंगे। तो फिर ये भी माइंड में आता है, तो क्या हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इस तरह के कंपाउंड्स जिसमें पोलैरिटी है मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्या उनका हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते? निकलेंगे, वो इसी चैप्टर में एक टॉपिक और था, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, मतलब एक डिफरेंट मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं फिर मॉलिक्यूलर मासेस को, लेकिन अभी जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें ये टॉपिक्स चैप्टर से रिमूव कर दिए गए हैं, यानी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं हो रही है, वांट ऑफ फैक्टर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तक ही आपका कोर्स है। अदरवाइज हम देखते हैं कि अगर सॉल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर हम उसके एबनॉर्मल उसके मॉलिक्यूलर मासेस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर हमें मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं, तो उनकी वैलिडिटी तब तक ही है जब तक 3 कंडीशंस सेटिस्फाई ना हो रही हों। और वो 3 कंडीशंस की अगर हम बात करें तो वो 3 कंडीशंस क्या हैं, द 3 कंडीशंस आर, और ये कंडीशंस किसके लिए हैं, जस्ट टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सॉल्यूट थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 1, सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। ये कंडीशन बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी है कि जो सॉल्यूट हम लेते हैं वो नॉन वोलाटाइल हो, उसकी वेपर्स ना बने। फिर साथ ही साथ जो सॉल्यूट हो वो
नॉन आयोनाइजेबल हो, नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। नॉन आयोनाइजेबल का मतलब हमने वहाँ पे क्या ले रखा हो, कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले रखा हो। तो आप जितने भी प्रॉब्लम्स देखेंगे इसमें, तो यू विल फाइंड के ग्लूकोज ऐड कर दिया, यूरिया ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, मतलब ऐसे ही आपको मिलेंगे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, यानी जो डिसोसिएट नहीं होते होंगे, नॉन आयोनाइजेबल होंगे, आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे, इसका मतलब होता है नॉन आयोनाइजेबल का। और तीसरी चीज़ क्या बात करी थी हमने, हमने कहा था कि सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, सॉल्यूशंस डाइल्यूट होना चाहिए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर टेकन, डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर टेकन, हमने वहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रखे हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन भी मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ना हो, कितना कंसंट्रेशन हम अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू 5%, ठीक है। तो अगर हमने 100 ml सोल्यूशन बना रखा हो तो उसमें हमारा 5 पार्ट ही सिर्फ हमारा सोल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी 95 पार्ट जो है वो वाटर होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो जो रिजल्ट्स हम निकालेंगे वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि हम सोल्यूशन को क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं, हम आइडियली बिहेव कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो आइडियल बिहेव करेगा तो रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक ठीक होंगे। अब हमने हेडिंग दी थी एडवांटेजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कि क्या क्या इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एडवांटेजेस हैं। तो हम इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वन बाय वन, ठीक है। तो पहले अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर्स की वैल्यू हो तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो टू फाइंड आउट molecular masses of solute, अब इसमें कौन सी नई बात है, बाकी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे थे। तो इसमें खास बात ये है कि बेसिकली हम ये सारे एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, हम रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें कोई भी टेम्परेचर को राइज करने की या टेम्परेचर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स कैन बी परफॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर। ये सबसे बड़ा इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज है कि हमें कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं करना है, हम क्या कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर ये कहें मॉलिक्यूलर मासेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो वो एडवांटेज ये है कि जब भी हम इसमें कैलकुलेशंस करते हैं तो जो पाए ऑस्मोटिक प्रेशर हम निकालते हैं उसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी आती है, ज़्यादा वैल्यू आती है दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कंपैरेटिवली। वहाँ पे वैल्यूज़ जो होती हैं बहुत ही लो होती हैं, और जब वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं, लो होती हैं, तो उनको मेजर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उनके मेजरमेंट में एरर आती है, ठीक है। जितनी छोटा होता चला जाएगा चीज़, उसको अगर हम मेजर करेंगे तो एरर के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें लार्जर वैल्यू ऑफ पाई मिलती है, लार्जर वैल्यू ऑफ पाई। और पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये हमें किस में हेल्प करती है, इट इज़ हेल्प इन फाइंडिंग आउट द करेक्ट मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सब्सटेंसेस विल बी ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो जो पॉलीमर्स हैं, ठीक है, पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में यूज़ होता है। तो पॉलीमर्स के केस में क्या होता है कि अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, तो बहुत सॉल्यूट के पार्टिकल कम होने की वजह से ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यूज़ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, छोटी वैल्यूज़ आती हैं। तो वैल्यूज़ अगर छोटी होंगी तो उनका मेजरमेंट हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। वो चीज़ ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ नहीं होती है। तो इसलिए भी ये ऑस्मोटिक प्रेशर को हम प्रेफर करते हैं किसके ऊपर, बाकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो कैलकुलेशंस हैं उसके ऊपर इसको हम प्रेफर करते हैं। अब अगर हमारे पास प्रोटीन्स हैं और उनके मॉलिक्यूलर मासेस हमें कैलकुलेट करना है, तो प्रोटीन्स वगैरह के साथ होता क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को एलिवेट कर दें, तो प्रोटीन्स के साथ एक चीज़ आती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी जो उनका बेसिक रोल है या जो उनका नेटिव स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है।
तो अगर हमें प्रोटीन्स के मॉलिकुलर मासेस कैलकुलेट करने हों तो हमें प्रेफर करते हैं कि हम टेम्परेचर को एलिवेट ना करें, अदरवाइज प्रोटीन का स्ट्रक्चर विल बी नो लॉन्गर वैलिड। तो फिर हम उनको रूम टेम्परेचर पे करने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम उनके मॉलिकुलर मासेस, प्रोटीन्स के मॉलिकुलर मासेस अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ जो मॉलिकुलर मासेस हैं वो ठीक या एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो उस केस में क्या किया जाता है, उसको मेजर करने के लिए, मॉलिकुलर मासेस कैलकुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ही यूज़ होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो तीसरी की हम बात करें कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, ठीक है, फॉर द calculation of molecular masses of proteins, osmotic pressure is used because on elevation of temperature proteins get denatured. So these are the advantages of osmotic pressure as colligative property. Alright students, this is enough for today. What we have done, we have completed osmosis और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह हमने समझ लिया। और ऑस्मोसिस के लिए मैं बात समझ में आ गई कि अगर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो दो सॉल्यूशंस हम ले रहे हैं उनके कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। और जब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन डिफर करेंगे तो डिफरेंट प्रेशर आएगा और उस डिफरेंट प्रेशर की वजह से ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। और अगर हमें ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना है तो हमें प्रेशर इक्वलाइज करना पड़ेगा, और प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करेंगे। और जितना एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं दैट इज ओनली कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला भी हमने देख लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है। सम टर्म्स और सम कंडीशंस आर स्टिल लेफ्ट कि अगर दोनों तरफ सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होगा तो ऑस्मोसिस होगी या नहीं। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं और न्यूमेरिकल पार्ट है जो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। तो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।